टॉपिक इज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, मीन्स जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो थ्रू आउट सेम होगा। ऐसा नहीं कि इधर वाले फेज का अलग होगा, इधर वाले फेज का अलग होगा, थ्रू आउट सेम होगा। इट्स वॉल्यूम थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फेज, किस फेज में है उससे डिपेंड नहीं होगा। जिससे कि वाटर आइस के फॉर्म में भी होगा तो उसका कंपोजिशन जो होगा कांस्टेंट होगा। लिक्विड के फॉर्म में होगा H2O, या फिर स्टीम के फॉर्म में भी होगा, या फिर ड्राई के फॉर्म में होगा तो उसका जो कंपोजिशन होगा सेम, मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आइस और वाटर मिल के भी प्योर सब्सटेंस होता है। वाटर और स्टीम मिलाने पे भी प्योर सब्सटेंस रहेगा। आइस, वाटर और स्टीम तीनों को मिलाने पे भी प्योर सब्सटेंस रहेगा, बिकॉज ऑल हैव H2O कंपोजिशन। ओके, नाउ एक नोट देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर इज इम्प्योर सब्सटेंस। एटमॉस्फेरिक एयर जो है प्योर इम्प्योर सब्सटेंस है, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर कंटेंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वाटर वेपर है मतलब ह्यूमिडिटी लेवल जो एटमॉस्फेयर की है प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। डेट मीन्स दैट वाटर कंटेंट जो है एटमॉस्फेरिक एयर का वो चेंज होता जाता है प्लेस टू प्लेस। एज वी हैव सीन दैट at some places there is high humidity and at some places there is low humidity। तो जो एयर होता है एटमॉस्फेरिक एयर उसको कंसीडर किया जाता है इम्प्योर सब्सटेंस में। इसको आप याद रखना। ओके, प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहले जो हमारा है कांस्टेंट प्रेशर लाइन और TS को हमें स्टडी करना है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन को स्टडी करने से पहले कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे कि सुपर हीटिंग, सुपर कूलिंग, जिसको कि अंडर कूलिंग भी बोलते हैं, वेट रीजन्स, क्रिटिकल पॉइंट, इसको स्टडी करते हैं। उससे पहले एक हमारे पास TS कोऑर्डिनेट पे एक कूलिंग कर्व है, तो इसको देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से बनता है फॉर प्योर सब्सटेंसेस ऑन TS कर्व। वहीं अगर PH कोऑर्डिनेट्स पे बनाना होता तो कुछ इस तरीके से बनता यही कर्व। ठीक है, तो ये इस लाइन पे जो है सैचुरेटेड वेपर है, इस लाइन पे सैचुरेटेड लिक्विड है, बीच का वेट रीजन है, इधर सुपर हीटेड रीजन, इधर सबकूल्ड रीजन है इस साइड में। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देखते हैं सुपर हीटिंग का। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना होता है एबव सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। मतलब ऐसे जो कर्व था तो यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर था, तो इससे ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जो सब कूलिंग है अगला टॉपिक, जिसको कि हम अंडर कूलिंग भी कहते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर बिलो सैचुरेटेड लिक्विड। तो जो हमारा कर्व था इस टाइप से, तो यहाँ पे जो था ये सैचुरेटेड लिक्विड था और इसके बिलो टेम्परेचर को ले जाना एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं सब कूलिंग या फिर अंडर कूलिंग ऑफ वेट रीजन। जब को पता है सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के बीच का जो रीजन था वेट रीजन था, तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस वेपर। वहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा इस कर्व में जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, जहाँ पे कि 0 इंथैल्पी पे लिक्विड क्या होगा, डायरेक्टली फ्लैश अप हो जाएगा इनटू वेपर में। मतलब हमें हीट नहीं देना पड़ेगा फॉर चेंज ऑफ, मतलब एक्स्ट्रा हीट का एडिशन नहीं करना पड़ेगा फॉर चेंज ऑफ स्टेट। इट इज़ द पॉइंट अबव विच लिक्विड विल डायरेक्टली फ्लैश ऑफ इनटू वेपर, डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है। ओके, नाउ एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। द इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज हैविंग 0 वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट। मतलब H फॉर वेपोराइजेशन, जो हीट देना था वेपोराइजेशन के लिए, वो 0 उसकी वैल्यू हो जाती है एट क्रिटिकल पॉइंट या फिर आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारे पास जो मैं बताया था ये TS कोऑर्डिनेट है कोई, और ये कर्व दे रखा है फॉर प्योर सब्सटेंसेस कूलिंग कर्व। इसमें देखेंगे कि ये जो लाइन है A से B ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, फिर B से C कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, फिर C से D भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है,
और डी से ई कांस्टेंट प्रेशर लाइन ही है। ओके, तो जो ए से बी वाला किस रीजन में है, वो सब कोल्ड रीजन में है। डी से ई वाला सुपर हीटेड रीजन में, और बी से डी वाला जो है वेट रीजन में है। और जो डी पॉइंट वाला लाइन है, ये वाला इस सैचुरेटेड वेपर को रिप्रेजेंट करता है, और जो ए पॉइंट बी पॉइंट वाला लाइन है वो सैचुरेटेड लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग किसको बोलेंगे? सुपर हीटेड रीजन वाले प्रोसेस से टेम्परेचर को माइनस करेंगे, मतलब टी माइनस टी डी, मतलब कि हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर माइनस करेंगे तो इसको डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग बोलेंगे। डिग्री ऑफ सब कूलिंग या फिर अंडर कूलिंग किसको बोलेंगे? तो ए बी जो है सब कूल्ड रीजन में है, तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करेंगे तो टी बी माइनस टी ए, तो हो जाएगा डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग या फिर सब कूलिंग। ओके, नाउ एक हमारे पास जो टर्म है एम, जिसको कि ड्राइनेस फ्रैक्शन में बोलते हैं, और एम एक्स से डिनोट करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन को। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर इन द टोटल मास ऑफ मिक्सचर, मतलब टोटल मिक्सचर के मास में मास ऑफ वेपर कितना है, तो उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, एक्स से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0 फॉर सैचुरेटेड लिक्विड एंड 1 फॉर सैचुरेटेड वेपर। ये कैसे होता है आपको देखने मिलेगा, जैसे अगर किसी का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.20 दे रखा है, मतलब इसमें 20% वेपर है और 80% जो है लिक्विड है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन का मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ वेपर प्लस लिक्विड, मतलब मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मिला के हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखना, बिकॉज न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जो मैं बता रखा था ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर द सैचुरेटेड लिक्विड, जो ऊपर में दिया हुआ था एक पैराग्राफ में, ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर सैचुरेटेड वेपर। तो जब सैचुरेटेड वेपर होगा वहाँ मास ऑफ लिक्विड क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एम बी अपॉन एम बी क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर सैचुरेटेड वेपर 1 हो जाएगा। वहीं फॉर लिक्विड क्या होगा? जहाँ सैचुरेटेड लिक्विड है वहाँ मास ऑफ वेपर 0 है। ठीक है, तो ऊपर वाला टर्म 0 है, नीचे 0 बाई मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर सैचुरेटेड लिक्विड क्या हो जाएगा? 0, जो आपको दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है फॉर सैचुरेटेड लिक्विड। अब जो बता रखा है एक्स की वैल्यू, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी 0 से ज़्यादा है, तो कुछ इस तरीके से कब जाएगा, जैसे 0.1 है या फिर 0.2 है तो थोड़ा और स्टीप होके जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर 1 से कम है, जैसे 0.9 है तो इस तरीके से आएगा, 0.8 है तो और इस तरीके से आएगा, अंदर की तरफ स्टीप होता जाएगा। तो यही बता रखा है एक्स बी फॉर सैचुरेटेड लिक्विड इज 0, एक्स टी फॉर सैचुरेटेड वेपर, मतलब डी पॉइंट पे इज 1, और जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में कम्युनिकेट करती है। ओके, अब एक नोट पॉइंट जो है देख लेते हैं। ये जो वेट रीजन होता है, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के बीच में, तो वेट रीजन में आप पी वी इज इक्वल टू एम आर टी नहीं लगा सकते इन वेट रीजन। इसमें क्या करते हैं, एक्स एफ एक्स जी, एच एफ एक्स जी, यू एफ यू जी, वी एफ वी जी, एक्स फॉर एंट्रोपी, एस से हो रहा है, और एच से इंथैल्पी, यू से इंटरनल एनर्जी, वी से वॉल्यूम। अब जो इसका सब्स्टिट्यूट लगा रखा है एफ और जी, तो एफ लगा रखा है फॉर सैचुरेटेड लिक्विड और जी लगा रखा है फॉर सैचुरेटेड वेपर। तो ये कहाँ से हमें मिलेगा? स्टीम टेबल से लेके, और इस वेट रीजन में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे एस एफ का, एस जी का, एच एफ का, एच जी का, सारा का वैल्यू टू कैलकुलेट इंथैल्पी, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम। ठीक है, इसका फॉर्मूला आगे आएगा जो कि न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट में देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू, साइनिंग ऑफ।